अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें जी, आज हम पढ़ेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट। इसको आरएलसी क्यों कहते हैं आपको भी पता चल जाएगा कि आर फॉर रेजिस्टेंस यानी रजिस्टर, एल फॉर इंडक्टर और सी फॉर कैपेसिटर। तो आरएलसी रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसलिए फिर सीरीज सर्किट। तो इस सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है, ये देखिए वोल्टेज है ना, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से जी। तो इसके लिए सर्किट डायग्राम आप इसी तरह की ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इम्पीडेंस डायग्राम बनाएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ प्रीवियस टॉपिक्स को हमें रिवाइज करना होगा। ये आपने पीछे टॉपिक पढ़ा हुआ है आर और सी। ये आर सी सीरीज सर्किट आपने पहले स्टडी किया हुआ है, और ये सर्किट जो पढ़ा है ये सीरीज सर्किट है। इसमें करंट दोनों कंपोनेंट्स के अंदर से सेम पास होता है, और वो है आई आर एम एस दोनों में। और ये आपने इसका जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये फाइंड करना हो तो आई आर एम एस यानी करंट इनटू इसी कैपेसिटर की रिएक्टेंस, यानी रिएक्टेंस को आप रेजिस्टेंस भी समझ सकते हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और ये जो रजिस्टर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको पता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। और अब हम इस VC और VR की फेजर डायग्राम देखते हैं। और आपको ये भी बता चुका हूँ कि ये जो VR है ना और IRMS रजिस्टर के अक्रॉस, ये दोनों इनमें फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी ये सेम फेज में होते हैं। इन फेज होते हैं VR और करंट किस में, रजिस्टर में। और इसीलिए ये देखिए, ये जो लाइन है नीचे करंट की ड्रॉ की है, तो करंट की डायरेक्शन में ही है VR, यानी जो पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर है, इसलिए उसका फेजर भी ये करंट की डायरेक्शन में ही ड्रॉ किया। और साथ VR वही फार्मूला IRMS, मैंने ये फार्मूला ऊपर इसलिए लिखा है, यहाँ से इसको मैं इरेज करूँगा जी। इस तरह से जैसे करंट और VR इन फेज होते हैं, उनका फेजर एक ही डायरेक्शन में बनेगा। और कैपेसिटर में आपको बताया था करंट लीड करता है, अगर करंट लीड करता है तो फिर लैग कौन करेगा, वोल्टेज। तो वो वोल्टेज देखें नीचे को बना दिया है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90 का है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ये VR है ना, पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर एंड पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, ये दोनों में से ये लीड कर रहा है। कौन लीड कर रहा है, पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर बाय 90 एंगल जी। तो अब हमने इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, यानी सोर्स वोल्टेज जो है ना, ये फाइंड करना है। वो फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला वेक्टर इधर से रिमूव करके इधर लगा दीजिए जी। इधर हम इस वेक्टर को ले आए, अब इसको हम वेक्टर को, इन दोनों को हेड टू टेल रूल रख के अब इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं जी। यहाँ रॉन्ग मेथड पहले आपको पता ही है क्या करना है, कि अगर दो सीरीज में अगर तो ये रजिस्टर होते तो फिर उनका VRMS ऐसे फाइंड हो जाना था, यानी VR प्लस VC। लेकिन जब जो वेक्टर्स की फॉर्म में है उसका इस तरह से VRMS फाइंड नहीं होगा, हाँ जी, बल्कि इधर XC आना था, ठीक है जी। तो VRMS को एक्चुअली इधर फाइंड करने का ये फार्मूला लग जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा इसका फेज़र R का और XC यानी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का फेज़र कैसे ड्रॉ करना है, किस साइड को होता है। देखें जिधर को ये VR का होता है ना, ये आपको नज़र आ गया, R का भी उधर को ही फेज़र ड्रॉ करेंगे। और जिधर को VC का है, आपने देखा ये नीचे को और इधर को था पहले ऐसे, तो XC का भी उधर को ही फेज़र ड्रॉ करेंगे। तो ये आपने ये देख लिया कि जिधर को VR था तो रजिस्टर का भी उधर को ही फेज़र बनेगा, और जिधर को VC था XC भी उधर को ही बनेगा। तो ये आपको मैं बात इधर समझाना चाह रहा था कि रजिस्टर का किधर को फेज़र बनाना है, और जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है उसका फेज़र किधर को, इन दोनों फेज़र के दरमियान 90 का एंगल होगा। और ये भी याद रखना कि ये जो XC है ये R से लैग करती है, यानी R लीड कर रहा है और XC लैग करेगी। और ये नेक्स्ट एक और डायग्राम, ये है RL सर्किट। तो RL सर्किट में भी हम R और L की डायग्राम, यानी XL की डायग्राम, फेज़र डायग्राम देखते हैं। आपने जैसा कि पढ़ा है कि
करंट लीड करता है कैपेसिटर में, तो ये इंडक्टर है, इसमें वोल्टेज लीड करेगा और करंट इधर ही रहेगा। तो इसकी वोल्टेज का फेज़र ऊपर बनता है तो एक्सएल का फेज़र भी ऊपर को ही बनेगा। इधर रजिस्टर का जो है ना वी आर का इधर को बनता है, तो फिर रजिस्टर का भी राइट साइड को ही फेज़र बनेगा। तो इसकी फेज़र डायग्राम प्लीज़ देखिएगा। आर इस साइड को ही रहेगा, उस पिछले का भी इधर को ही था आर, और इसका जो है ना एक्सएल ये ऊपर को चला गया है, लेकिन एक्स सी जो आर के वो नीचे साइड पे था। पीछे जो कुछ हमने पढ़ा उसका रिजल्ट इधर है जी। ये सिर्फ इस डायग्राम के लिए सारा आपको पढ़ाया है। देखिए आर आपने दोनों देखे वो इसी साइड पे ही लगे हुए थे, तो इधर रजिस्टर है ना आरएलसी सीरीज सर्किट, उसमें आर जो रेजिस्टेंस है उसका फेज़र इधर को बनेगा राइट साइड को, और जो एक्सएल है वो टॉप को, और जो एक्स सी है वो नीचे डाउनवर्ड है। पता चला कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इनके दरमियान एंगल 180, क्योंकि आर और एक्स सी का एंगल कितना 90 और 90 ही ऊपर, तो टोटल 180, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। और ये एक और चीज़ नोट करें, ये जो एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ये देखिए इज इक्वल टू ओमेगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी करंट की ज़्यादा कर दी, किसकी, यानी ये जो सोर्स है वोल्टेज सोर्स, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो ये एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, और ये हाई होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो उससे क्या बनेगा, यानी आप कह सकते हैं जब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी हाई की देखिए तो एक्सएल ज़्यादा लॉन्गर हो जाएगी, तो ये देखिए इसका वेक्टर फेज़र बड़ा हो गया, और उसी टाइम पे एक्स सी ये स्मॉलर हो गया, यानी एक्स सी की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। तो ये जो सर्किट है ना ये हाई फ्रीक्वेंसी पे बिहेव करेगा, सिर्फ आरएल सर्किट, इसकी रिएक्टेंस बिल्कुल ना होने के बराबर नेग्लिजिबल हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपने फ्रीक्वेंसी लो कर दी तो फिर ये लो हो जाएगा और इसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। हाँ जी, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा, ये एक्सी का फेज़र लॉन्गर हो जाएगा, ये स्मॉलर, तो ये सर्किट बिहेव करेगा एज आरसी सर्किट। इसको ऐसे आप ग्राफ पे भी बना सकते हैं, यानी इधर को जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो ये एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मैंने एक्सएल ऊपर बनाना था लेकिन मैंने जान के इधर लिखा है, आपको पता चल रहा है ये राइजिंग है ना, तो राइजिंग स्लोप के लिए इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और इधर मैंने ना ग्राफ बना दिया है, देखिए ये एक्स सी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी ये जब फ्रीक्वेंसी इधर को इंक्रीज होती है ना तो एक्स सी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ये मैंने पहले भी आपको इधर समझाया है। अब क्या हुआ है कि दोनों की इधर वैल्यू सेम है, यानी इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो एक्स सी की वैल्यू भी वही है, एक्स सी भी सेम वैल्यू दे रहा है और एक्स एल भी सेम वैल्यू है, और इस फ्रीक्वेंसी की ये जो वैल्यू है ना ओमेगा आर, इसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ से भी रिप्रेजेंट किया है, तो ये ओमेगा आर। तो जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो क्या होगा, ऊपर नीचे वाला वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा जी, ये दोनों वेक्टर कैंसिल करेंगे और रिजल्टेंट सिर्फ आर बचेगा। तो यानी जब फ्रीक्वेंसी यानी इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए जब ये एक्स एल और एक्स सी दोनों इक्वल होंगी इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे ये सर्किट एज ए रेजिस्टिव, यानी सिर्फ इसमें रेजिस्टर लगा हुआ है, करंट को सिर्फ यही कंट्रोल करेगा, ये दोनों जो कंपोनेंट हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इस सर्किट की फिर इम्पीडेंस डायग्राम सिर्फ यही रहेगी, सिर्फ आर, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और दूसरे लफ्ज़ों में ये भी याद रखिएगा कि रेजोनेंस यानी इस फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इसकी पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस सबसे लो होती है और वो सिर्फ आर होती है। ये उसकी डायग्राम है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो रेजिस्टेंस लो होने की वजह से इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा उसकी क्वांटिटी लार्जेस्ट मैक्सिमम होगी इस फ्रीक्वेंसी पे। और इसकी ये एक डायग्राम भी है, देखिए फ्रीक्वेंसी हाई इंक्रीज होगी तो करंट भी इंक्रीज होते होते एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है जिसका नाम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यहाँ करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। तो अब आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ड्राइव करेंगे, वो आपको मैंने क्लास में भी करवाया, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करें, जैसे एक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और एक्स सी की 1 ओवर ओमेगा सी, और ये ओमेगा इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, आगे 1 ओवर एल सी।
तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो ओमेगा आर 1/LC स्क्वायर रूट आ गया ना इधर, तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिखा। तो हमने तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, तो ये 2 पाई इधर आके नीचे डिवाइड हो जाए, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ड्राइव हो गया। और अब आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ये रेजोनेंस सर्किट है क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इसमें आया, बाकी चीज़ें कुछ क्लास में बताऊंगा। और इन प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको पता है एक फ़नी वर्ड था एफ पिक लार्ज। एफ आर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला वो आपने ये लिख देना है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये होता है। और पी फॉर पावर फैक्टर यानी कॉस थीटा की वैल्यू 1 है इस सर्किट के लिए, RLC सीरीज सर्किट के लिए। और दूसरा आई फॉर इम्पीडेंस इज मिनिमम। तो मिनिमम कब थी? जब XL इज इक्वल टू XC, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इस सर्किट की इम्पीडेंस मिनिमम होती है। और नेक्स्ट सी फॉर करंट। तो करंट जो है ना मैक्सिमम होता है, उसका फार्मूला I इज इक्वल टू V0/R। और ये कब? जब XC इज इक्वल टू XL यानी एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और जी इम्पीडेंस बहुत कम हो जाती है। इम्पीडेंस कम होती तो इसीलिए तो करंट इसमें ज़्यादा फ्लो करता है। और ये पावर का भी मैं बता दूं, पावर जो है ना, पावर लॉस मैक्सिमम पावर फैक्टर है आपको पता है cos थीटा 1, और ये पावर लॉस सिर्फ रजिस्टर पे होती है, रेजिस्टेंस पे, उन दोनों पे, ना कैपेसिटर पे और ना ही इंडक्टर पे, दोनों पे पावर लॉस नहीं होता। तो लास्ट वर्ड है लार्ज। इस लार्ज का मतलब है, लार्ज का मतलब ये है कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जब आती है ना, तो उस पे ये देखिए इसकी जो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप, वो मच लार्जर देन, देखिए किससे, सोर्स वोल्टेज। यानी इधर भी और इधर कैपेसिटर के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सोर्स के वोल्टेज से मच लार्जर हो सकता है। जी ओके स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। ये था RLC सीरीज सर्किट। इसकी जो बातें हमने आपको बताई हैं इंशाल्लाह समझ आ गई, नहीं समझ आई तो उसको दोबारा वीडियो को देख लीजिए। और वेरी सॉरी कि आप कहते होंगे सर ने बहुत लेट किया है, एक्चुअली आपको पता है थोड़ा बिजी था शेड्यूल, और इंशाल्लाह आइंदा लेट नहीं करूँगा। थैंक यू।